नमस्कार। और बस कुछ ही दिनों में मतलब पूरी दुनिया 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाएगी। पर एक मजेदार बात बताऊं, हम जिस महीने को साल का अंत मानते हैं यानी दिसंबर, उसका नाम का मतलब है 10वां। हाँ, ये तो है। लैटिन में डेसिम का मतलब 10 होता है। हम्म। और सिर्फ दिसंबर ही क्यों? हाँ वही तो। सितंबर का मतलब है 7वां, अक्टूबर का 8वां और नवंबर का 9वां, जबकि ये असल में 9वें, 10वें, 11वें और 12वें महीने हैं। तो सवाल यही है कि हमारे कैलेंडर में ये गड़बड़ झाला क्यों है? हमारा 12 महीना 10वां क्यों कहलाता है? हम्म आज की हमारी बातचीत इसी गुत्थी को सुलझाने के बारे में है। हम अपने रोजमर्रा के ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना एक बहुत ही प्राचीन भारतीय प्रणाली सृष्टि संवत से करेंगे। और इस पूरी बातचीत के लिए हम वैदिक सनातन ज्ञान नाम के एक स्रोत का सहारा ले रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ तारीखों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग दुनियाओं को देखने के नजरियों की कहानी है। एक नजर जो प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ी है, और दूसरी जो कह सकते हैं इंसानी व्यवस्था और इतिहास से। बिल्कुल। तो हमारा मिशन ये समझना है कि हम समय को कैसे मापते हैं और ये तरीका हमारे सोचने के ढंग पर कैसे असर डालता है। तो चलिए इस 10वें महीने की पहेली से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की इस गड़बड़ी पर हम वापस आएंगे, लेकिन पहले उस दूसरे सिस्टम को समझते हैं जिसका आपने जिक्र किया, सृष्टि संवत। ये नाम सुनने में ही बहुत भारी लगता है। आसान शब्दों में ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये समय नापने का एक भारतीय वैदिक तरीका है। अच्छा। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसका शुरुआती बिंदु है। ये किसी राजा के जन्म से या किसी घटना से शुरू नहीं होता। ये स्रोत बताता है कि इसकी गिनती सृष्टि के पहले दिन से शुरू होती है। सृष्टि के पहले दिन से? मतलब ब्रह्मांड के जन्मदिन से? बिल्कुल। ये तो सोचने में ही अजीब है। हम तो 20-25 साल की बात कर रहे हैं। ये कितना पुराना माना जाता है? तो तैयार हो जाइए। इन दस्तावेजों के हिसाब से इसकी शुरुआत लगभग 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 साल पहले हुई थी। एक मिनट, 1 अरब 96 करोड़? हाँ, ये तो मजाक लग रहा है। मतलब ये कैलेंडर हमें कुछ हजार सालों नहीं बल्कि अरबों साल के पैमाने पर रखता है। बिल्कुल। और ये आंकड़ा अपने आप में एक सोच है, एक दर्शन है। जहां ग्रेगोरियन कैलेंडर हमें कुछ हजार सालों के इंसानी इतिहास से जोड़ता है, वहीं सृष्टि संवत समय को एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर देखता है। वाह। ये सिर्फ कब की बात नहीं है, ये इस विचार की बात है कि हमारा अस्तित्व एक बहुत बड़ी अरबों साल पुरानी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये इंसान को केंद्र में नहीं रखता, ब्रह्मांड को रखता है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। पर ये काम कैसे करता है? इसका आधार क्या है? क्या ये भी जनवरी फरवरी जैसा है? नहीं, इसका आधार पूरी तरह से खगोलीय है। खगोलीय? यानी आसमान में जो कुछ हो रहा है उस पर आधारित है। ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति दोनों का हिसाब रखता है। अच्छा, दोनों का। इसीलिए इसे चंद्र सौर प्रणाली या ल्यूनी सोलर सिस्टम कहते हैं। ये पंचांग का मूल आधार है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सी तारीख है, बल्कि ये बताता है कि आज चांद की क्या स्थिति है, सूरज कहाँ है और कौन से नक्षत्र सक्रिय हैं। नक्षत्र, ये शब्द मैंने बहुत सुना है। आसान भाषा में नक्षत्र क्या है? आसान भाषा में कहें तो नक्षत्र आकाश में चंद्रमा के रास्ते में पड़ने वाले खास तारा समूह या कॉन्स्टलेशंस हैं। अच्छा। कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं। तो सोचिए, कैलेंडर सीधे आसमान को देखकर बनाया गया है। हर दिन आसमान में कुछ बदल रहा है और ये कैलेंडर उस बदलाव को दर्ज करता है। ये तो कमाल है कि हर महीने का नाम सीधे प्रकृति और आसमान से जुड़ा है। बिल्कुल। उनका क्या मतलब है? क्या उनका भी कोई ऐसा गहरा संबंध है या उनकी कहानी कुछ और ही है? पर उस पर आने से पहले सृष्टि संवत के महीनों के बारे में थोड़ा और बताइए। ये कैसे प्रकृति से जुड़ते हैं? इसका तरीका बहुत ही सुंदर और सरल है। स्रोत में बताया गया है कि जिस महीने की पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन चांद जिस नक्षत्र के पास होता है, हाँ, उसी नक्षत्र के नाम पर उस महीने का नाम पड़ जाता है। अरे वाह, मतलब हर महीने का नाम आकाश में होने वाली एक वास्तविक घटना से जुड़ा है। ये तो रटने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल। कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला महीना है चैत्र, जो मार्च अप्रैल के आसपास आता है। चैत्र। इसका नाम चित्रा नक्षत्र से आता है। इस समय पूर्णिमा का चांद चित्रा नक्षत्र के पास होता है। और यही तो वसंत का समय है, जब पेड़ पौधों में नई जान आती है, नई पत्तियां, नए फूल। सही। फिर आता है ज्येष्ठ, जो मई जून में होता है। इसका नाम ज्येष्ठा नक्षत्र पर है। ज्येष्ठा? ये उत्तर भारत में भयंकर गर्मी का समय होता है। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये महीना हमें जल संरक्षण का संदेश देता है। तो ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका भी सिखाता है। बिल्कुल।
इसके बाद श्रावण, जुलाई अगस्त वाला, वो श्रवण नक्षत्र से आया होगा। हाँ ये तो बारिश का मौसम है। हाँ, ये मानसून का चरम होता है। नदियां उफान पर होती हैं, हर तरफ हरियाली होती है। ये महीना प्रकृति के इस रूप का जश्न मनाता है। अच्छा। फिर आता है कार्तिक, अक्टूबर नवंबर, जो कृत्तिका नक्षत्र से जुड़ा है। इस समय मानसून जा चुका होता है, आसमान से साफ होता है, मौसम शांत और सुखद होता है। और इसी महीने में दीपावली आती है, प्रकाश का पर्व। सही। तो ये महीना अपने नाम के साथ साथ अपनी एक पहचान, एक एहसास लेकर आता है। ये कैलेंडर तो एक तरह से प्रकृति का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। हर महीना आपको बता रहा है कि बाहर क्या चल रहा है और आपको उसके साथ कैसे तालमेल बिठाना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रकृति के साथ संवाद करने का एक माध्यम है। अब चलिए उस कैलेंडर पर आते हैं जिसे हम अपनी घड़ियों और फोनों में रोज देखते हैं। हाँ, अब आते हैं जनवरी, फरवरी पर। इनकी कहानी क्या है? अगर इनके नाम नक्षत्रों पर नहीं है तो किस पर है? इनकी कहानी प्रकृति की नहीं बल्कि इंसानी सभ्यता, खासकर रोमन साम्राज्य की है। रोमन साम्राज्य। हाँ, इन महीनों के नाम रोमन देवताओं, सम्राटों और सबसे मजेदार संख्याओं पर आधारित हैं। अच्छा, जैसे जनवरी। जनवरी का नाम रोमन देवता जीनस के नाम पर है। जेनस को शुरुआत और अंत का देवता माना जाता था। उनके दो चेहरे होते थे, एक अतीत में देखता था और एक भविष्य में। इसलिए साल की शुरुआत के लिए ये नाम ठीक लगा। ये तो फिर भी तार्किक है। और मार्च? मार्च का नाम है युद्ध के देवता मार्स के नाम पर। मार्स। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अच्छा। प्राचीन रोमन कैलेंडर में साल का पहला महीना मार्च ही होता था। ओहो। सर्दियां खत्म होने के बाद ये महीना सैन्य अभियानों को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता था। ओहो, तो अगर मार्च पहला महीना था तब तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाली गुत्थी सुलझ जाती है। बिल्कुल, अगर मार्च पहला है तो गिनती कीजिए। अप्रैल दूसरा, मई तीसरा, जून चौथा, हाँ। जुलाई पांचवा यानी क्विंटिलिस, अगस्त छठा यानी सेक्सटिलिस, सितंबर सातवां यानी सेप्टेम, अक्टूबर आठवां यानी ऑक्टो, नवंबर नौवां यानी नोवेम और दिसंबर 10वां डेसेम। सब कुछ एकदम सही बैठता है। एकदम सही। लेकिन फिर जुलाई और अगस्त के नाम कैसे बदले और जनवरी, फरवरी कहाँ से आए? ये शुद्ध रूप से राजनीति और ताकत का खेल था। अच्छा। जूलियस सीजर ने कैलेंडर में सुधार किया और अपने सम्मान में 5वें महीने क्विंटिलिस का नाम बदलकर जुलाई रख दिया। अपने नाम पे। हाँ, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सम्राट ऑगस्टस को लगा कि उसे भी इतिहास में अमर होना चाहिए। अरे, तो उसने अगले महीने सेक्सटिलिस का नाम बदलकर अगस्त रख दिया। मतलब दो सम्राटों के अहंकार की वजह से महीनों के नाम बदल गए। बिल्कुल। और फिर जनवरी और फरवरी को शुरू में क्यों जोड़ा गया? बाद में कैलेंडर को और व्यवस्थित करने के लिए साल को 10 की जगह 12 महीने का बनाया गया और मार्च से पहले जनवरी और फरवरी को जोड़ दिया गया। लेकिन उन्होंने पुराने महीनों के नाम बदलने की जहमत नहीं उठाई। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर, जिसका मतलब 10वां है, खिसक कर 12वें स्थान पर पहुंच गया। कमाल है। ये कैलेंडर का सबसे बड़ा बग है जिसे कभी ठीक ही नहीं किया गया। करोड़ों लोग हर साल एक ऐसा महीना मनाते हैं जिसका नाम ही गलत है। ये तो सचमुच अविश्वसनीय है। तो एक तरफ एक ऐसा सिस्टम है जो अरबों साल के ब्रह्मांडीय चक्रों और नक्षत्रों पर आधारित है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम है जो देवताओं, सम्राटों के अहंकार और एक गणितीय भूल का मिश्रण है। यही इन दोनों के बीच का मूल अंतर है। स्रोत इसी बात को बहुत गहराई से समझाता है। चलिए इन दोनों की सीधी तुलना करते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। जरूर। सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर तो इनके आधार का ही हो गया। हाँ, सृष्टि संवत एक चंद्र सौर मतलब लूनी सोलर प्रणाली है जो चांद और सूरज दोनों को महत्व देती है। ये जटिल है लेकिन प्रकृति के ज्यादा करीब है। वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर एक विशुद्ध सौर यानी सोलर कैलेंडर है। इसका एक ही काम है, ये गिनना कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं। 365.4 दिन। हाँ, इसका चांद की कलाओं से कोई लेना देना नहीं है। और साल की शुरुआत का अंतर भी बहुत गहरा है। एक तरफ वसंत का आगमन जब प्रकृति खिल रही होती है, दूसरी तरफ पहली जनवरी जो उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंड के बीच आती है। सही बात है। इसका कोई प्राकृतिक आधार नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रशासनिक तारीख है। एक और बड़ा अंतर है दिनों की गिनती का। ग्रेगोरियन कैलेंडर में महीने 28 से 31 दिनों के होते हैं, एक तयशुदा ढांचा है। हाँ। लेकिन सृष्टि संवत में दिन को तिथि कहते हैं जो चंद्रमा के आकार पर निर्भर करती है। एक तिथि कभी 24 घंटे से थोड़ी कम हो सकती है, कभी थोड़ी ज्यादा। ये ज्यादा तरल है। लेकिन अगर दोनों सिस्टम में थोड़ा बहुत समय का अंतर आता है तो उसे ठीक कैसे किया जाता है?
ग्रेगोरियन में तो हर 4 साल में एक लीप डे आता है, 29 फरवरी को, ये तो हम सब जानते हैं। सृष्टि संवत का तरीका ज्यादा दिलचस्प और जटिल है, अच्छा। क्योंकि चंद्र वर्ष सौर वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है, इसलिए हर साल ये अंतर बढ़ता जाता है। इस अंतर को पाटने के लिए हर 2-3 साल में एक पूरा अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। एक पूरा महीना जोड़ दिया जाता है, लेकिन क्या ये अधिक मास वाली प्रणाली आज की तेज तरार दुनिया में थोड़ी उलझन भरी नहीं लगती? ग्रेगोरियन का लीप डे तो बहुत सीधा साधा है, क्या इस जटिलता का कोई खास फायदा है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। आधुनिक प्रशासनिक कामों के लिए ग्रेगोरियन की सादगी ही उसकी ताकत है। सही। लेकिन अधिक मास का फायदा ये है कि ये भारतीय त्योहारों को हमेशा उसी मौसम में बनाए रखता है जिस मौसम से वे जुड़े हैं। अच्छा। दीपावली हमेशा शरद ऋतु में आएगी, होली हमेशा वसंत में। अगर ये समायोजन न हो तो धीरे धीरे दिवाली गर्मियों में और होली सर्दियों में आने लगेगी, जैसा कि कुछ दूसरे चंद्र कैलेंडरों के साथ होता है। ये जटिलता प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो ये प्रकृति बनाम प्रणाली की बहस है। बिल्कुल। एक कैलेंडर जो प्रकृति ही लय के साथ बहने की कोशिश करता है, भले ही वो जटिल हो, और दूसरा कैलेंडर जो एक वैश्विक मानकीकरण और व्यवस्था बनाने पर केंद्रित है, भले ही उसका प्रकृति से सीधा संबंध टूट गया हो। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत किया है। एक प्रकृति केंद्रित है और दूसरा मानव केंद्रित। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सार को देखें तो यह स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। यह कहता है कि सृष्टि संवत सिर्फ समय नापने का यंत्र नहीं है, यह एक संस्कृति, एक दर्शन और प्रकृति से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रेगोरियन कैलेंडर आधुनिक दुनिया की एक शानदार उपलब्धि है। ये एक वैश्विक भाषा की तरह है जिसने व्यापार, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संचार को बेहद आसान बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं। इसके बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। उसकी अपनी एक उपयोगिता है, एक व्यावहारिकता है। दोनों की अपनी अपनी जगह और महत्व है। स्रोत किसी एक को दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं ठहरा रहा, बल्कि दोनों के पीछे की सोच को उजागर कर रहा है। एक हमारी जड़ों और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ता है, जबकि दूसरा आधुनिक जीवन की व्यावहारिकता के लिए जरूरी है। और अंत में ये स्रोत एक बहुत ही जोरदार तर्क देता है। उसका कहना है कि असली नया साल 1 जनवरी नहीं, बल्कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। हाँ। ये वो दिन है जब वसंत आता है, जब प्रकृति खुद को नवीनीकृत करती है। यह सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है, यह जीवन, ऊर्जा और नई शुरुआत का उत्सव है। यह एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है जो समय को एक सीधी रेखा में भागते हुए नहीं देखता, बल्कि एक चक्र के रूप में देखता है। बिल्कुल। जो प्रकृति के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों से गहराई से जुड़ा है। तो ये पूरी बातचीत सुनने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, जिसे मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जिस तरह से हम समय को मापते हैं, चाहे वो ऋतुओं और चांद के चक्रों से हो या एक मानकीकृत वैश्विक प्रणाली से, ये हमारे आसपास की दुनिया और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी धारणा को कैसे आकार देता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या एक रैखिक मानव निर्मित कैलेंडर हमें लगातार आगे बढ़ने और प्रकृति को एक संसाधन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है? और क्या एक चक्रीय, प्रकृति आधारित कैलेंडर हमें ज्यादा धैर्यवान और पर्यावरण के प्रति अधिक सम्मानजनक बना सकता है? सोचने वाली बात है।